गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 11 अक्टूबर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ओके, आज है 11 अक्टूबर 2025। इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले आइए, टॉपिक क्या क्या है हमारा। लगभग 12 से 15 टॉपिक हम लोग लिए हैं आज। उसका जो है मेंस क्वेश्चन भी हम लोग फ्रेम कर दिए हैं आप लोग के लिए। और जो भी प्रीलिम्स में, आपके इंटरव्यू में, आपके मेंस में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आज का हेडिंग में जो सबसे पहला लिखा हुआ था ना, आपको पता है ना, नोबेल प्राइज अभी मिल रहा है। हम लोग फिजिक्स को देख लिए हम लोग, और केमिस्ट्री में, मेडिसिन में देख लिए हम लोग। और आज जो है ना, पीस जो नोबेल प्राइज मिला है शांति के लिए, वो किनको मिला है? कंट्री याद रखिएगा। फिल्म्स में आपसे जो है ना पीटी एग्जाम में पूछेगा कंट्री। वेंजुएला, आप स्क्रीन में देखिए वेंजुला। ये वेंजुला आपको ना साउथ अमेरिका का जो कंट्री है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस कॉन्टिनेंट में ये कंट्री बिलोंग करता है। और वहाँ की जो है ना सिटीजन, क्या नाम है इनका? मचाडो। इनका नाम है मचाडो। इनको नोबेल प्राइज मिला है पीस के फील्ड में। क्यों मिला है? क्योंकि लोकतंत्र में जो विपक्ष की जो भूमिका होता है, लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका होता है, उस विपक्ष को एकजुट करने में इनका जो प्रयास है उसको लेकर, और लोकतंत्र को मजबूत करने में उसको लेकर जो है इनको प्राइज मिला है इस बार। ठीक है, देखिए, लोकतंत्र का समर्थन करने में मारिया कोरिना को ये अवार्ड मिला है। आपको पता है ना, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना इस अवार्ड को लेना चाह रहे थे। वो भरसक प्रयास किए, लेकिन उनका प्रयास विफल रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि जो आलोचक हैं उन्होंने क्या कह के आलोचना किया है? ये जो बहुपक्षीय जो संस्था है, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट इनका बाहर होना, डब्ल्यू का जो गाइडलाइन उसको पालन न करना, यूनेस्को से बाहर हो जाना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो परिषद है उससे बाहर हो जाना, अगर आप बहुपक्षीय संस्था को नज़रअंदाज करेंगे तो आपको पीस अवार्ड कैसे मिलेगा? ठीक है, कल भी हमने देखा था और आज भी आप चीज़ों को क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ से जो है ना लोकतंत्र को लेकर जो पीस प्राइज मिला है ना, तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र के सामने क्या चुनौती है, और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है ना आपका मेंस में पूछेगा। अपना टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और आप लोग के लिए तैयार भी कर दिया, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, आगे देखेंगे हम लोग लोकतंत्र को। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के साथ देंगे अफगानिस्तान। कुल मिलाकर आपको बता दें, पीटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले पीटी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि अफगानिस्तान जो है वो किन देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, और आपके बीपीएससी में क्वेश्चन ये वाला पूछ लिया है। जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ना, और उसके बाद कमीशन वाले भी वो क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा। और अभी अफगानिस्तान न्यूज़ में चल रहा है। क्यों न्यूज़ में चल रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री है ना, वो भारत के दौरे पर आए हुए हैं। और आपने देखा कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने उनका वेलकम किया है, स्वागत किया है। ठीक है, और उनको गिफ्ट के तौर पर 20 एम्बुलेंस जो है ना दिया है। ठीक है, और भी बहुत सारे जो है कमिटमेंट किया गया है भारत के द्वारा कि अफगानिस्तान और भारत का जो संबंध है वो आने वाले दिनों में काफ़ी प्रगाढ़ होंगे। भारत हर भरसक प्रयास करेगा अफगानिस्तान के विकास में, प्रगति में। उसी प्रकार का कमिटमेंट भारत ने भी लिया है अफगानिस्तान के साथ। वो कमिटमेंट क्या लिया है कि आप अपनी धरती का यूज जो है ना आतंकवाद के लिए या भारत विरोधी गतिविधियों के लिए ना होने दे। ऐसा जो है भारत ने कमिटमेंट करवाया है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी बातचीत चल रहा है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है? देखिए, अफगानिस्तान पे जो है ना चाइना का नज़र है। ठीक, अफगानिस्तान पे पाकिस्तान का नज़र है।
अफगानिस्तान पे अमेरिका का नज़र है। तो भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट ना हो, उसको नुकसान ना हो, इसलिए भारत जो है ना अपने रिश्ते को अफगान के साथ मजबूत कर रहा है। भारत का जो भी पड़ोसी देश रहा है, जैसे नेपाल रहा है, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो है ना, चाइना, भारत को जो है ना समय रहते हुए चैलेंजेस उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे में भारत का जो कूटनीति है, भारत की जो विदेश नीति है और भारत का जो फर्स्ट नेबर पॉलिसी है, क्या वो आज के समय में प्रासंगिक है? इस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो जो हमने आपसे बात किया वो चीज़ याद रखिएगा। मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, पीटी में कैसा पूछेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि भारत और अफगानिस्तान दोनों की विकास और समृद्धि के प्रति समान प्रतिबद्धता है। मतलब भारत और अफगानिस्तान ने दोनों कमिटमेंट किया है कि हम दोनों मिलकर आपके विकास में और हमारे विकास में दोनों साथ साथ चलेंगे। देखिए, कल का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज मेंशन था कि अफगानिस्तान को भारत से क्या चाहिए। अब अफगानिस्तान को भारत से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए, मानवीय सहायता चाहिए, भारत का वीजा चाहिए, ताकि उनके नागरिक यहाँ आकर एजुकेशन, हेल्थ का लाभ उठा सके। तो भारत को भी कुछ हित है। भारत डिमांड करता है अफगानिस्तान से कि आप जो है ना अपनी भूमि का इस्तेमाल चरमपंथी या आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के लिए ना होने दे। ठीक है? और क्योंकि पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका ये सब थ्रेट देते रहता है भारत को। क्लियर है? चलिए, और भारत और अफगानिस्तान का जो संबंध है वर्तमान में क्या सबसे प्रमुख चुनौती है? तो सबसे प्रमुख चुनौती क्या है? दोनों देश जो है ना चरमपंथ और आतंकवाद से जूझ रहा है। तो ये चैलेंजेस है। ये चीज हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये चीज जो एक्सपर्ट लोग है ना उनका राय यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दोनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए रेडी कर दिया है मेंस के लिए। ठीक है, अभी पीडीएफ में देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। देखिए, थोड़ा सा पीडीएफ को जो है ना तैयार करने में मुझे वक्त लग जा रहा है, क्योंकि पीडीएफ को क्वालिटी वाला बनाया जा रहा है ताकि जो लोग भी देखें, जो लोग भी पढ़े हैं, तो उनको यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त हो सके। ठीक है? और मान लीजिए जिन व्यूवर को अगर ये चीज़ दिख नहीं पा रहा है अच्छे से, बोल्ड लेटर तो समझ में आ रहा है, अगर ये सब नहीं दिख पा रहा ना, तो जो टेलीग्राम ग्रुप है ना वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ये पीडीएफ वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है, एक तो ये वाला और इसका जो ओरिजिनल पेपर है, दोनों को साथ में, ताकि जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो चीज़ आप पढ़ पाओ वहाँ पे। चाहे आपके पास फ़ोन हो, टैब हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, सब में वो आपको अच्छे से विजुअल दिखेगा। ये देखिए मेंस का क्वेश्चन है, ये तैयार कर दिए हैं शॉर्ट में, ताकि आप लोग रिवाइज कीजिए और इसी प्रकार का जो है ना क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया है। भारत और अफगानिस्तान जो संबंध है का महत्व के बारे में बताइए। ठीक है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? ये क्वेश्चन है कि भारत और अफगानिस्तान का जो संबंध है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है? और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या प्रमुख चुनौती है? तो भारत अफगानिस्तान का जो संबंध है ना वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। भारत जो है ना अफगानिस्तान में शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन को लेकर इन्वेस्टमेंट करता है, भारत सहायता करता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करता है। ठीक है, अभी एम्बुलेंस गिफ्ट किया तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी जो ढांचा है, उसमें हेल्प करता है भारत। तो मानवीय विकास के लिए भारत भरसक प्रयास कर रहा है। और काबुल में जो है ना एम्बेसी खोलने की बात चल रही है। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि भारत अपना एम्बेसी जो है ना अफगानिस्तान के काबुल में खोल दिया है। तो ये आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा। उसके बाद जो चुनौती है ना, चैलेंजेस है भारत और अफगानिस्तान के संबंध को लेकर, तो शॉर्ट में हम यहाँ पर पॉइंट वाइज यहाँ पर मेंशन कर दिए। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पढ़ लीजिएगा। आतंकवाद और कट्टरपंथ जो हम लोग डिस्कस किए अभी, पाकिस्तान इसका यूज करता है भारत के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ। भारत विरोधी जो तत्व है, जैसे कि आप देखो चाइना का भी वहाँ पे इंटरफेयर करता है। आप देखो वहाँ पे कहीं ना कहीं और भी जो देश हैं वो भारत के खिलाफ गतिविधियां संपन्न करवाते रहते हैं। फिर आप देखो चाइना और पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में वो बढ़ रहा है। जो अफगान जो जनता है उनके बीच भारत के संबंध को लेकर विश्वास जगाना, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो जब भी क्वेश्चन मेंस में आए, आप ऐसे ही जो है ना चीज़ों को डील करेंगे पॉइंट वाइज, या आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है?
जैसा आपको सहूलियत हो, आपकी मर्जी, लेकिन बनाइएगा जरूर। लास्ट में क्या लिखना होता है? कंक्लूजन, कि भारत को अपनी संतुलित कूटनीति, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से अपने हितों को, अपना इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए? मजबूत करना चाहिए। ठीक है, अगर सुझाव मांगे तो ये सब लिखिएगा, नहीं मांगे कंक्लूजन में लिख सकते हैं। अफगानिस्तान की स्थिरता जो है ना, भारत की सुरक्षा और मध्य एशिया में संपर्क को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बताइए, इतने सरल तरीके से आपके सामने डील कर दिए। और भारत और अफगान का रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी अफगानिस्तान को लेकर काफी चर्चा चला था, अभी भी चल रहा है। मेंस के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब आइए, डिजिटल अरेस्ट यहाँ लिख देते हैं हम। यहाँ पे इन एंगल से जो है ना, ये टॉपिक अभी न्यूज में चल रहा है। एक तो हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने वित्तीय जो धोखाधड़ी है, डिजिटल अरेस्ट है, ठीक है, इसको लेकर काफी चिंता व्यक्त किए हैं। तो आरबीआई को लेकर क्या क्या चैलेंजेस है आरबीआई के पास, या आरबीआई का काम क्या होता है, या आरबीआई किसको कहते हैं, या केंद्रीय बैंक की भूमिका क्या होती है, उसको हम लोग देख ही लिए हैं। यहाँ पे जो है ना, डिजिटल अरेस्ट के बारे में टॉपिक दिया हुआ है। क्या होता है आपको बताते हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे जैसे भारत हमारा डिजिटल होते जा रहा है, तो कुछ चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसमें वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और डीप फेक, ठीक है, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से हमारी जो डिजिटल का जो अभियान है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। कुल मिलाकर एक जज थे, ठीक है, जो रिटायर हो गए, उनको जो है ना डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। क्या बोल के? उनको फ़ोन आया, वो फ़ोन को पिकअप किए, मतलब रिसीव किए उसको, और उनको बोला गया, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, कि आपका जो है ना, आपके नाम से कई सिम जो है ना खरीदा गया है, और उसका जो है ना अश्लील गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप पे कार्रवाई ना हो, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमें कॉर्पोरेट कीजिए। वो जज जो थे ना, 70 साल के थे। आप समझ रहे हैं, 70 साल मतलब बूढ़े होंगे वो, ठीक है, बुजुर्ग होंगे। तो उनको घबराहट, डर हो गया, क्योंकि उनका एक सोशल क्या होता है, स्टेटस होता है, जज लोग का होता है ना, आप सभी जानते हैं। तो उनको लगता है कि हमारे साथ अगर ऐसा कुछ हो जाएगा, सोसाइटी में पता चल जाएगा, तो हमारे जो नाम है काफ़ी खराब हो जाएंगे। इस तरह के डर जो है ना, स्वाभाविक है, होते रहते हैं। जब यहाँ पर आप देखोगे, तो जो सिम कार्ड खरीदा गया था, उसमें अश्लील संदेश भेजे गए हैं। साथ ही ये भी है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम दर्ज किया गया है, ठीक है। तो जज और डर गए, तो बोले ठीक है, क्या करना होगा हमको। अब वो बोले, जो फ्रॉड करने वाले, कि अगर आप हमारा कॉर्पोरेट नहीं कीजिएगा, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। तो अरेस्ट से के नाम से और डर गए। तो इन्होंने जो जो कहा, फ्रॉड वाले लोग वो सब करते गए। जब इनको पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, अब पुलिस में जब रिपोर्ट करवाए, तो ये मामला उजागर हुआ। तो कुल मिलाकर जो है ना, आपसे पूछेगा डिजिटल अरेस्ट का क्या मतलब होता है, या आप क्या समझते हैं, तो आप बताइएगा कि डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से, जो डिजिटल अरेस्ट होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि डिजिटल तरीके से जो है ना, आपसे संपर्क किया जाएगा और आपको गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपसे धोखाधड़ी किया जाएगा। ये मतलब, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और आरबीआई के सामने क्या चैलेंजेस है, तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी आप चर्चा कर दीजिएगा, तो आपके आंसर कंप्लीट माने जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे ये छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज को लेकर। देखिए, क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और इसका क्लाइमेट चेंज का परिणाम बताए, सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किया। इस तरह के जो है ना, मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो क्लाइमेट चेंज होता है, उसके कारण क्या हो रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है। जैसे आपने देखा, न्यूज़ देखते ही रहते होंगे आप लोग, कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना, अचानक बाढ़ आने की घटना, भूस्खलन, ये सब देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो जब भी आपसे डेफिनेशन पूछे, परिणाम पूछे या कारण पूछे, यही सब मेंशन करना आपको। तो ये देखिए, जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, वो पर्यावरण के साथ साथ मानवीय और मानवीय और विकास, ये तीनों के लिए क्या है, चैलेंजेस उत्पन्न कर रहा है। कौन? क्लाइमेट चेंज। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
अब हम लोग थोड़ा सा साउंड को लेकर इशू हो गया था, उसको सॉल्व कर लिया गया है। चलिए, तो आपसे पूछेगा कि परिणाम क्या क्या है क्लाइमेट चेंज के कारण। तो पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ रहा है, मानवीय और जो विकास के मुद्दे हैं उसको प्रभावित करता है। इसके क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है, भारी वर्षा, बाढ़, बर्फ का पिघलना, ये सब जो है ना घटनाएं घटते रहता है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा, समुद्र का जो लेवल है ना वो बढ़ जाएगा। तो जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं उनके लिए जो है ना चुनौती उत्पन्न हो जाता है। तो ये इसके परिणाम है। तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो जीवाश्म ईंधन का जो यूज हम लोग करते हैं फॉसिल फ्यूल का, उसको अब परिवर्तन करना है। हमें नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा और अपनी नीतियों, जो नीति निर्माण है उसमें पर्यावरण संरक्षण के सब्जेक्ट को इंक्लूड करना होगा। जब आपसे सजेशन मांगा जाएगा तो यही चीज आपको मेंशन करना है आपके आंसर में। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपके लिए रेडी कर दिया कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण है, इसके प्रभाव और भारत और विश्व जो है ना के प्रयासों के बारे में प्रकाश डाले। यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया, डेफिनेशन को यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं कि पृथ्वी की जो तापमान होता है और मौसम में दीर्घकालिक जो बदलाव होता है उसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। इसके पीछे का जो कारण है ना, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो गया, जो जंगलों को हम लोग काटते हैं वो हो गया, और इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी है वो हो गया। अगर हम लोग प्रभाव के बारे में बात करें, इफेक्ट के बारे में, इम्पैक्ट के बारे में सॉरी, तो बाढ़, सूखा, चक्रवात, जैव विविधता, भूस्खलन, हिमालय का पिघलना, बर्फों का पिघलना, ये सब जो है ना परिणाम में आप लिख दीजिएगा। बहुत कुछ है लिखने के लिए, आप लोग को जो पॉइंट समझ में आता है वो पॉइंट लिखिए। लास्ट में लिखिएगा कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या प्रयास किया गया है। तो पेरिस क्लाइमेट के बारे में आप चर्चा कर दोगे, सौर ऊर्जा मिशन के बारे में, फिर जलवायु अनुकूल नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। कब, जब भारत का प्रयास पूछेगा तब। लेकिन जब वैश्विक प्रयास के बारे में पूछेगा तो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में चर्चा कर दीजिएगा, कॉप के बारे में चर्चा कर दीजिएगा, और मानवता विकास के लिए क्या है चुनौती उत्पन्न कर रहा है, कौन, क्लाइमेट चेंज। ऐसे जो है ना आपके लिए आंसर कर दिया गया। आपको बता दें, ये पीडीएफ आपको दिख रहा है ना, बहुत हेल्प करेगा आपको। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं पता चल रहा ना क्या लिखा हुआ है, तो आप टेलीग्राम वाला लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत नॉमिनल फी रखा गया है, आप यकीन नहीं मानिएगा। ठीक है, बहुत नॉमिनल फी। एक चाय का जो रेट होता है ना उससे भी कम रेट में आपको मिल जाएगा ये चीज़। फायदा पतेंगे आपको, बहुत ही कम समय में आप रिवीजन कर पाओगे। यहाँ पर देखिए शांति का संदेश। कुल मिलाकर जो वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता है मारिया, जिनको नोबेल प्राइज मिला है शांति का, उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने में, लोकतंत्र की जो प्रासंगिकता है उसको बनाए रखने में जो है काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हैं, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। शांति का मतलब क्या होता है, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि हमको शांति का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो क्या जो शांति का जो डिफिनेशन है उसको वो फुलफिल किए। यहाँ पर देखिए, शांति का क्या अर्थ होता है, संघर्ष और हिंसा से दूर रहना, समाज में सद्भाव और समानता को बनाए रखना, मानवाधिकार की रक्षा करना, समृद्धि और न्याय जैसे तत्व को शामिल करना। ये होता है डेफिनेशन शांति का। लेकिन आप देखो, रसिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, ठीक है, इतना लंबा जो खींचा चला आ रहा है, आप देखो यूक्रेन पता है कि हारेगा युद्ध में, फिर भी 2-3 साल से लड़ रहा है वो। आखिर वो सर्वाइव कैसे कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री वाले उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, और जो जंग के जो सामान होते हैं, इक्विपमेंट वगैरह, वो सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो और भारत पे आप आरोप लगाते हैं कि आप क्रूड ऑयल खरीद रहे हो, कहाँ से, रसिया से, रसिया को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको इनडायरेक्ट वे में फुली सपोर्ट कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं ना। तो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरीवान में झांक के देखिए, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है। हाँ, मानते हैं कि आप डेवलप कंट्री है, इसका मतलब आप कुछ भी कर लीजिएगा, इस कारण से इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए, मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और ये जो है ना वेनेजुएला की जो है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ, इसका एग्जाम्पल आप जो है ना, जो वीमेन एम्पावरमेंट होता है, नारी सशक्तिकरण होता है, अगर ऐसे पेपर में या मेंस के क्वेश्चन में आता है कि नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, महिलाओं के सामने वर्तमान में क्या क्या चुनौती है, सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, बिहार की सरकार या भारत की सरकार ने, या अदर स्टेट पीसीएस में अगर आप देते हो तो वहाँ की सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, प्रकाश डालिए या टिप्पणी करें। तो आपको जो है ना ये एग्जाम्पल बेहतर रहेगा, आप इसका कोटेशन मतलब इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है, आई बात समझ में।
आप लोग कमेंट भी करेंगे अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ये है क्वेश्चन मेंस वाला, आपके लिए तैयार कर दिए, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है ना, कि चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा इफेक्टिव और क्वालिटी वाला बनाना पड़ रहा है मुझे। ओके, चलिए। तो लोकतंत्र क्या है, या आप इससे क्या समझते हैं, इसके महत्व और समकालीन क्या क्या चुनौती है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, अब पूछेगा ही, क्योंकि लोकतंत्र न्यूज में चल रहा है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो विपक्ष की भूमिका होता है उसको ध्यान में रखते हुए उनको नोबेल प्राइज मिला है। ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट हो ही गया ना। तो आप जब लक्ष्मीकांत पढ़िएगा या एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा या हमारा वीडियो देखिएगा तो लोकतंत्र का टॉपिक को बढ़िया से कवर कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, चलिए। तो लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र जो है ना एक शासन प्रणाली है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम और आप जो जनता होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं वोट के माध्यम से। ठीक है, चुनाव के माध्यम से। और यही प्रतिनिधि जो है ना शासन करती है, मतलब जो प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, शासन में भागीदार बनते हैं। ठीक है, साथ में यह समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत पे आधारित होता है। तो ये लोकतंत्र का डेफिनेशन हो गया कि एक शासन प्रणाली है जिसमें हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से हम शासन में क्या होते हैं, भागीदार बनते हैं। और लोकतंत्र किस पे टिका हुआ है? तो ये टिका हुआ है समानता पे, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, फ्रीडम और न्याय के सिद्धांत पे आधारित होता है। इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, महत्व क्या है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का महत्व इस बात पर अ, है कि नागरिकों को जो है ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 हमें दिया हो ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम लोग बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, व्यवसाय करने की आज़ादी, आर्टिकल 19 में 6 है ना, हमें दिया गया है, ध्यान रखिएगा। साथ ही हमें मताधिकार, स्वतंत्रता और जवाबदेह सरकार प्रदान करता है लोकतंत्र के माध्यम से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या क्या लिखा हुआ है। हालांकि आज लोकतंत्र कई चुनौतियों से जूझ रहा है। हमारे लोकतंत्र के सामने कई चुनौती देखने को मिल रहा है। क्या क्या? तो बाहुबल का प्रभाव, चुनाव में आपने देखा होगा, धन बल का बहुत ज़्यादा प्रभाव, फेक न्यूज़, जो एआई का इस्तेमाल करके जो फेक न्यूज़ बनाया जाता है वो भी एक चैलेंजेस है, संस्थागत कमजोरी और जन भागीदारी की कमी, ये सब चैलेंजेस है। याद रखिएगा, जब भी लोकतंत्र का प्रश्न पूछा जाएगा आपको यही सब चैलेंजेस के बारे में मेंशन करना है आपको अपने आंसर में। नेक्स्ट मूव करेंगे कंक्लूजन में कि इन चुनौतियों के निपटने के लिए जागरूक इंपॉर्टेंट है, पारदर्शिता और मजबूत संस्था का होना बहुत जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है आपको। डोनाल्ड ट्रंप का जो डुअल स्टैंडर्ड है, वो कैसे, डुअल स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए, ट्रंप के जो मनमाने जो आदेश हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सुबह में कुछ निर्णय ले रहे हैं, शाम में उसमें संशोधन करना पड़ जा रहा है। ठीक है, तो अमेरिका ने जो नीतियां उत्पन्न किया है, जैसे टैरिफ का मुद्दा, H1B वीजा, तो इससे वैश्विक लेवल पे अस्थिरता उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इससे कई देश प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो सेकेंड कार्यकाल रहा डोनाल्ड ट्रंप जी का, तो वो अनिश्चित, धमकी और बदले की भावना देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो निर्णय जो वो ले रहे हैं ना, बाकी देश तो प्रभावित हो रहा है, अमेरिका भी खुद ग्रसित हो रहा है। इस कारण से वहाँ के लोग भी जो है ना उनकी नीतियों का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आप देखो, जिस प्रवासी के कारण अमेरिका जो आज विकसित बना है, ठीक है, और उन्हीं के खिलाफ वो H1B वीजा जो है बंद कर दिए हैं। आज उनको खटक रहा है प्रवासी लोग, क्यों? क्योंकि उन्हीं के बदौलत जो है ना अमेरिका डेवलप हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज लिखा हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ दे अफगानिस्तान जयशंकर, जो हम लोग आर्टिकल शुरू में देखे थे ना कि भारत और अफगान का रिलेशन, उसी को लेकर यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। यहाँ पर बात यही किया गया है कि भारत जो है ना विकास के लिए प्रतिबद्ध है अफगानिस्तान में। ठीक है, साथ ही आपको बता दें वहाँ पे अब भारत का एम्बेसी खुलेगा। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 20 एम्बुलेंस गिफ्ट किया है। आप देखो, व्यापार और वाणिज्य पे बातचीत चल रहा है। आप देखोगे कि वहाँ माइनिंग के लिए जो अफगानिस्तान सरकार है, भारत को आमंत्रण किया कि आप आइए यहाँ पे माइनिंग करें। ठीक है,
तो व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बताएं यहाँ पे कि दोनों देश का इंटरेस्ट क्या है कि दोनों साथ साथ प्रगति करें और किसी भी भूमि का ये धरती का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ ना होने दे, ऐसी कमिटमेंट दोनों की ओर से किया गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम इसको ले लिए। अब देखिए एआई, बीपीएससी जो 70 का मेंस हुआ था, ठीक है, यूपीपीसीएस का आरओ का एग्जाम हुआ, मेंस का एग्जाम हुआ, सब में ये क्वेश्चन पूछ रहा है एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फादर ऑफ एआई किसको कहा जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। तो एआई का जो है ना लाभ भी है और हानि भी है, मतलब प्रो एंड कॉन्स दोनों है इसका। जितना लाभ हो रहा है ना, तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो चैलेंजेस पे ये आर्टिकल बात कर रहा है। जैसे कि आपने देखा डीप फेक, जो लोग है ना गलत गलत सूचनाओं को प्रसारित कर रहे हैं, गलत गलत वीडियो को प्रसारित कर रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ तक अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना, सचिन तेंदुलकर, यहाँ तक कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री, उनका वीडियो भी वायरल किया गया एआई से एडिट करके, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। तो चैलेंजेस में आप क्या लिखोगे? वॉइस क्लोनिंग, वॉइस सिग्नेचर, डीप फेक और वित्तीय धोखाधड़ी। एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, डीप फेक के लिए, फिर यहाँ पे वॉइस सिग्नेचर, मतलब आप जो वॉइस बोलोगे वो आपका सिग्नेचर रेडी कर देगा जिस व्यक्ति का भी चाहिए, तो उसका इस्तेमाल फ्रॉड के लिए किया जा रहा है। और फिर इसके बाद फेस क्लोनिंग, ठीक है, क्लोनिंग किया जा रहा है। ये सब चैलेंजेस है। तो अभी जो है ना जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जिससे एआई का इस्तेमाल जो है ना उसका दुरुपयोग, डेटा की गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, जितनी भी तमाम कमजोरी है उससे निपटा जा सके। एआई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को ले लिया। अभी भारत का जो है ना लगभग $699 बिलियन का क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। भारत चाहे तो इस रिजर्व का इस्तेमाल 11 मंथ का वस्तुओं को इंपोर्ट कर सकता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये डाटा। आपको बता दें, आपसे मेंस में पूछेगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इससे किसी भी देश की जो है ना फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है। भारत इमरजेंसी के टाइम अपने जो है ना ज़रूरत की चीज़ों को इंपोर्ट कर सकता है। भारत की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है, भारत की आर्थिक स्थिरता के बारे में पता चलता है। तो ये सब चीज़ अच्छी अच्छी बातें ध्यान रखिएगा, जब भी मौका मिले लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ना 4 चीज़ इंक्लूड होता है। एक फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा क्या होता है गोल्ड, थर्ड क्या होता है एसडीआर। अभी हाल ही में बीपीएससी का एएसओ एग्जाम हुआ, उसमें एसडीआर को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए एसडीआर में अभी हाल में कौन सा करेंसी को ऐड किया गया है। तो जो चाइना का करेंसी है ना उसको ऐड किया गया था लेटेस्ट में, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी पूछा गया है, 2017 या 16 का क्वेश्चन में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। और चौथा कौन सा होता है, जो आईएमएफ के पास भारत का जो रिजर्व है उसको इंक्लूड करके हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता है। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? सबसे ज़्यादा मात्रा ये होता है सेकंड में, ये थर्ड एंड फोर्थ। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको डॉलर में ही जो है सारे रुपया को रखा जाता है। आप देखो येन, युआन और पौंड में भी शामिल है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है क्या सिर्फ उसमें डॉलर ही इंक्लूड है? नहीं, और भी करेंसी उसमें इंक्लूड रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के दौरे पे आए हुए हैं। भारत और जो ब्रिटेन है अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। कल भी हमने क्वेश्चन देखा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। इससे जो शुल्क होता है ना वो कम हो जाता है और जितने भी प्रतिबंध हैं वो लगभग कम हो जाते हैं। इससे क्या होता है, ट्रेड बढ़ता है, दोनों देशों का जो रिलेशन है वो मजबूत होता है, जो रोजगार है वो जनरेट होगा, जो हमारा व्यापार है वो मजबूत होगा, भारत का सॉफ्ट पावर या दोनों देश का सॉफ्ट पावर में इंक्रीज होगा। और क्या, ये सब फायदे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है कि जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो भारत को क्या फायदा होगा, तो भारत में रोजगार जनरेट होगा, इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करेंगे आके, भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ेगा। यही सब चीज़ आपको लिखना है। लास्ट में मैप को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो है ना
2-3 क्वेश्चन बनता है, जैसे बांग्लादेश किन किन राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है, म्यांमार के साथ कौन कौन सा जो राज्य हमारा सीमा साझा करता है, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, ध्यान रखिएगा। अभी जो है ना वेनेजुएला, यहीं का नागरिक को ना मिला है नोबेल प्राइज, तो इम्पोर्टेंट बन गया है। ब्राज़ील के साथ बाउंड्री से साझा करता है वेनेजुएला, कोलंबिया, ठीक है, पेरू और उरुग्वे, बोलीविया। ये सब कंट्री को याद रखिएगा, क्योंकि अभी पेरू और उरुग्वे कहाँ गया, उरुग्वे हो गया और चिली, ये दोनों देश के साथ भारत जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रहा है। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो गया। लास्ट का देख लीजिए यहाँ पे, अभी गाजा में जो है ना शांति समझौता हो रहा है। भारत ने भी अमेरिका के जो प्रस्ताव है, जो प्रयास है, उसकी सराहना किया है। तो जितना भी कंट्री है उसका लोकेशन याद रखिएगा, किन किन देश के साथ बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग खत्म कर दिए हैं। थोड़ा सा टाइम इसलिए लग जा रहा ना, क्योंकि चीज़ों को रेडी करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। कौन सा कंटेंट लेना है, कौन सा कंटेंट को इग्नोर करना है, उसको सेलेक्ट करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। और ये पीडीएफ चाहिए ना, तो नॉमिनल फ़ी करके आप हमारे साथ स्क्रीनशॉट्स और जो है ना स्क्रीनशॉट को शेयर कीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और हाँ, आज 4 वीडियो अपलोड होगा आज और कल मिला के, आरबीआई के बारे में, मधुबनी पेंटिंग, और भारत और अफगानिस्तान का जो संबंध है वो, और सिंधु घाटी। ये 4 वीडियो जो है ना आज से और कल से लेकर कभी भी अपलोड होगा, तो आप लोग जाके देखिएगा मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्या कंटेंट आपको लिखना होता है, बहुत ही आसान भाषा में। और 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, एक तो है आपका आई थिंक यूएनओ को लेकर, और दूसरा क्या है, एक और मुद्दा है मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा जाके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।